वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन स्मॉल सैंपल के पहले टेक्निक्स के बारे में, टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो लेकर आए थे वो विलियम सेली गॉसेट लेकर आए थे 1908 में। वो एक प्रोफेसर थे जिनके क्या था, पार्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके बिहेवियर, एक्टिविटी, इन सब टेक्निक्स के कारण मतलब कि उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे वो रिसर्च कर रहे थे। उसी समय इन्होंने क्या किया, 1908 में टी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट एक्चुअली सबसे पहले ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडिया जनरेट हुआ था कि इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है। इसीलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के भी नाम से आप इसको जानते हैं। तो किसी भी तरीके से अलग अलग नाम से ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके सारे नाम याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो नोट्स में भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और जो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। मीन्स हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो है, मीन्स जो वैल्यू है, और पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच के जो गैप है, इन दोनों के बीच के रेशियो की हम बात करते हैं, तो वही क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉर्मली टी डिस्ट्रीब्यूशन को हमको निकालना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला अपना देंगे। इस फार्मूले पे हम क्या कर सकते हैं कि उसको निकाल सकते हैं कि हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मीन्स नॉर्मली आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन और सैंपल, ये सैंपल का मीन है, ये पॉपुलेशन का मीन है, इसके बीच के जो डिफरेंस है उससे हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियो से। स्टैंडर्ड ये √n क्यों लिखा गया, इसको आगे हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन में, उसके लिए ये फार्मूला है। तो ये प्रॉपर जो इनके बीच का रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, मान्यताएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, विशेषताएं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आपका टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल का मीन है उसमें से हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के मीन को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो एक्स बार है वो किसको बता रहा है, वो सैंपल के मीन को बता रहा है, ये सैंपल का मीन है। और ये मोमेंटम जो है, माइक्रोन मोमेंटम, आप इसको जो भी जानते हो, ये किसको बताता है, आपके पॉपुलेशन के मीन को। और एस किसको बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब एन के बारे में तो आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि सैंपल साइज की बात करते हैं। तो फार्मूले हमारे यही है जिससे कि टी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट की जाएगी। अलग अलग मेथड्स होंगे, लेकिन फाइनली जब टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसी पे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे इसके रेंज की बात की जाती है। तो ये कहाँ से होता है, -2 +∞। कहने का मतलब क्या है कि जो रेंज होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपका माइनस में आपका जाए, जहाँ कहीं तक भी चला जा सकता है, और प्लस में भी कहीं तक भी चला जा सकता है। क्योंकि हमने क्या बोला था इसका कि एक नॉर्मल कर्व होता है, कि जिसमें नॉर्मल करने का मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो होता है कभी आके जीरो नहीं होता है और एक पार्टिकुलर चीज़ पे टर्न हो जाता है, और ये पैरेलल क्या होता है कि बढ़ता रहता है डायरेक्शन में। तो इसीलिए कभी ये समाप्त नहीं होता है। अगर आप इसके इधर माइनस के साइड पे आए, चाहे प्लस के साइड पे जाए, अगर यहाँ पे आप सेंट्रल वैल्यू आप मानते हैं, तो आप चाहे लेफ्ट या राइट भी जाए तो ये वैल्यू आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी, कहीं पे ये मैच नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोला गया है -∞ टू प्लस। मीन्स ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है एक प्रॉपर वैल्यू पे। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा वेरिएबिलिटी यहाँ पे होने का मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की साइज बहुत बड़ी होती है, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसमें क्या होते हैं कि कभी कभी नहीं मिलते हैं एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। लेकिन नॉर्मल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल सैंपल की साइज की, तो इसके सिलेक्शन में हम अगर नॉर्मल
के रूल्स को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब थर्ड नंबर देखिए क्या है, व्हेन एन मतलब क्या है कि जो सैंपल की साइज है आपकी स्मॉल सैंपल के, उसको आप क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो यही जो स्मॉल सैंपल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो लार्ज सैंपल के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चेन होता है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे वेरिएबिलिटी मतलब जो विषमता होने के कारण क्या बताए गए थे, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, लेकिन अगर एन के साइज को हम क्या करते जाए, बढ़ाते जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करेगा। अब फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम आते हैं लास्ट में कि ये कैसे हमको टी कर्व में से टी की वैल्यू कैसे आपको मालूम करना है। तो उसके लिए दो वैल्यू दी गई है, 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जिसको यहाँ पे बोर्ड में देखने में प्रॉब्लम है वो नोट्स डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में से आप उसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं। इस पॉइंट को हमने नोट्स में भी प्रोवाइड किए हैं। तो 5% और 1% नॉर्मली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे n-1 हमेशा फॉलो होगा। आप लार्ज सैम्पलिंग की तरह मत जाइएगा कि 5% है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल 95 हो गया। ये लार्ज सैम्पलिंग का रूल्स है। स्मॉल सैम्पलिंग के लिए आपकी जो सैंपल की साइज होगी उसमें से 1 को माइनस करिएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें आपको ढूंढना है। आपको 5 के बदले में 95 और 1 के बदले में 99 जाने की जरूरत नहीं है। वो जेड चार्ट से जब आप लेते थे तो वहां पे लार्ज सैम्पलिंग के लिए ये रूल्स होता था, लेकिन स्मॉल सैम्पलिंग के लिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, n-1। और इसकी वैल्यू हर जगह 5% 1% का सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाओगे। यहाँ पे वेरिएबिलिटी लिखा है ना, जैसे कि अगर सैंपल की साइज आपकी बढ़ेगी घटेगी तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो तो आपका स्थिर रहेगा, सॉरी सिग्निफिकेंस लेवल जो रहेगा वो तो स्थिर रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, वो भी आपका उसमें भी वेरिएबिलिटी होती रहेगी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 और 1% रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा जो सैंपल की साइज है उसमें से 1 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको आपको देखना है। ये वैल्यू कैसे आएगा, अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आगे चलते हैं तो आपको वो बताते हैं कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। टेबल में हम आपको कैलकुलेट करना इसको बताएंगे कि टेबल से इस वैल्यू को कैसे देखा जाता है। हाँ तो देखिए, हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से मेथड्स जिससे कि टी की वैल्यू निकाली जा सकती है। टी का फार्मूला जो आपने देखा वही रहेगा, बस यहाँ पे मेथड्स चेंज हो जाएंगे। तो पहले मेथड्स है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ द स्मॉल सैंपल। अब यहाँ पे देखिए मीन की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन की मीन रहेगी और आपका एक जो सैंपल का मीन रहेगा उसके थ्रू हम टेस्ट करेंगे। और सेकेंड जो क्या है, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 स्मॉल सैंपल। मीन्स 2 सैंपल लेंगे, दोनों सैंपल के बीच के जो गैप है वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं है उसकी जांच हम करेंगे। लार्ज पॉपुलेशन में भी आपने इसको देखा था। डिफरेंस टेस्ट और पेयर्ड कंपेरिजन। पेयर्ड कंपेरिजन देखिए किस चीज पे बेस है कि एक ही पार्टिकुलर डेटा रहेगा, उस पर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के बाद अलग अलग जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट के बीच में कोई कॉन्फिडेंस, कोई आपका जो है डिफरेंस आया कि नहीं आया, उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो आ भी रहा है तो उसके बीच का गैप सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो हम इन तीनों मेथड्स पे अलग अलग वीडियोस आपको बताएंगे कि कैसे इन सब मेथड्स के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम क्या है कि पहले मेथड्स की चर्चा करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ स्मॉल सैंपल। तो आइए हम इसके फार्मूले के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज किए जाएंगे। तो आइए हम अपने पहले मेथड्स पे आते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ स्मॉल सैंपल। तो इसमें देखिए फार्मूले के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कैसे निकलेगा। तो हमने देखिए पहले ही आपको ये फार्मूले तो पहले ही बता दिए थे कि इसमें क्या रहेगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो अब सबसे पहले हमारा जो है कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, मीन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए दो कंडीशन हमने यहाँ पे दिया है। वाला कंडीशन क्या है, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। मीन्स जो आपके पास देखिए डेविएशन क्या होता है, जैसे एक्स जो होता है, मीन्स एक्स मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो आइटम्स होते हैं यहाँ पे एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर का आप क्या करोगे, मीन निकालोगे। मीन का फार्मूला तो आपको पता ही है, समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे मतलब कि सारे एक्स के साइज को क्या करिए, जोड़ दीजिए और उसको एन से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन आ जाएगा। और उसी मीन को बारी बारी से एक्स में से क्या करिए, माइनस करिए। मतलब ये जो एक्स है, एक्स में से मीन को क्या करिए, बारी बारी से माइनस करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है 5 6 7 8 9 ऐसे करके है, आपका मीन मान लीजिए कि 7 आया है, तो यहाँ पे -2 आएगा, फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ऐसे आता है कि नहीं। पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा था इसको। हाँ तो देखिए ऐसे डिवीजन आप लेते थे, अगर यही डिवीजन आप क्या कर रहे हो, मीन से ले रहे हो, तब ये फार्मूला क्या रहेगा। आपके पिछले कक्षाओं में ये सब चीज आप डिटेल्स में आपने पढ़ा होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे
कि ये जो डिविजन है उसका स्क्वायर करोगे और उसके स्क्वायर का टोटल करोगे, उसको n-1 से डिवाइड करने के बाद उसका अंडर रूट वैल्यू जो आएगा वही क्या होगा आपका स्टैंडर्ड डिविजन। और शॉर्टकट में जो डिविजन लिया जाता है मीन से उसको हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डिविजन का स्क्वायर है उसके टोटल को n-1 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए और जो उसका रूट वैल्यू आएगा वही आपका क्या आएगा स्टैंडर्ड डिविजन। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, वे डिविजन आर टेकन फ्रॉम एज्यूमिंग, मीन्स आपने मीन निकाला और मीन आपका एक होल नंबर ना आके डेसिमल नंबर आ गया तो वहाँ पे डिविजन लेना भी प्रॉब्लम होगा। मीन्स माइनस करने में भी आपका डेटा डेसिमल में जाएगा और माइनस का स्क्वायर करने में एक लंबा प्रोसेस होता जाता है। तो उसके लिए एक अल्टरनेट फार्मूले डेवलप किए गए हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है कि जो आपका अल्टरनेट फार्मूला है उसमें आप डिविजन क्या करिए, अपने से मान लीजिए किसी भी नंबर को कि यही नंबर क्या है उसका मीन है। तो उस नंबर से मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आपका 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके था और आपका 7.5 मीन आ गया। अब मीन तो आपका 7.5 आ गया या तो 7.45 ऐसे करके आ जाता है। तो यहाँ पे डिविजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिए कि 7 को या तो 8 को क्या करिए मीन मान लीजिए और जो डिविजन है उसका स्क्वायर कर दीजिए और डिविजन के टोटल को n से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। और ये वैल्यू देखिए यहाँ पे जो dx है ये d के साथ x कब लगता है, जब आप डायरेक्ट मीन से डिविजन ना लेके क्या किए अपने से कोई नंबर माने हो और उस नंबर से डिविजन लिए हो, तब आपका ये फार्मूला वहां पे यूज किया जाएगा। इस चीज को आप समझिएगा कि ये फार्मूले जो है इसमें बस दो चीजें हैं कि अगर आपका मीन होल नंबर में आ जाता है तब आप डायरेक्ट इस फार्मूले पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका मीन होल नंबर पे नहीं आता है तो आपका जो साइज दिया गया है एक्स की वैल्यू जो दी गई है, जैसे आप पिछले क्लासेस में पढ़ा करते थे मीन कैलकुलेट करने के लिए 7, 8, 10, 12, 15, 18 ऐसे करके डेटा दिया रहता था, उसका आप मीन निकालते थे वो डेसिमल में आ गया। तब उसके बाद आप क्या करोगे कि उसी नंबर में से एक नंबर आप क्या करिए मान लीजिए और उस नंबर को क्या करिए कि यहाँ पे डिविजन लेने के बाद उसका स्क्वायर वैल्यू में से माइनस कर दीजिए जो आपका डिविजन के सम को है उसको n से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है और n से उसमें मल्टीप्लाई करके क्या करिए dx में से माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू बचता है उसको n-1 से डिवाइड करिए और उसकी जो रूट वैल्यू आएगी वही आपका क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड डिविजन। तो आई होप आपको ये स्टैंडर्ड डिविजन कैसे कैलकुलेट करना है अलग अलग कंडीशन में ये समझ में आ गया होगा। तो अब डायरेक्ट आता है कि टी टेस्ट या तो टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें भी दो कंडीशन है कि अगर स्टैंडर्ड डिविजन की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई है तब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब क्या। जैसे क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड डिविजन की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको इन फार्मूले में से किसी एक पे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ये फार्मूले यूज करके आप क्या करोगे स्टैंडर्ड डिविजन निकालोगे। और यहाँ यही जो पुराने फार्मूले हमने आपको बताया था वही यूज होगा कि सैंपल मीन में से पॉपुलेशन मीन को क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड डिविजन जो आप यहाँ से कैलकुलेट किए रहोगे उससे डिवाइड कर दीजिएगा और उसमें n के अंडर रूट से क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका क्या आ जाएगा टी की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविजन क्वेश्चन में क्या है दिया गया है तो ऐसे कंडीशन में आपको स्टैंडर्ड डिविजन अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मीन्स ये फार्मूले अब वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही उस चीज की वैल्यू दे दी गई है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा स्टैंडर्ड डिविजन से जो डिवाइड करने के बाद n से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप n से मल्टीप्लाई ना करके n-1 के रूट से मल्टीप्लाई करिएगा, तब आपका ये t की वैल्यू वहां पे आएगी। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं उसी को सॉल्व करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी वाज सेलिंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रांड थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल शॉप बिफोर अ हैवी एडवर्टाइजिंग campaign the average sale per week per shop was 140 dozen. After the campaign a sample was 26 shop was taken and average sale per week per dozen was 147 dozen with a standard deviation of 16 dozen. Do you consider that advertising campaign was effective? Use student t-test either 5% और 1% लेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि शॉप एक पार्टिकुलर ब्रांड बनाती है शॉप का और रिटेलर के थ्रू उसकी सेल की जाती है। तो उसने एडवर्टीजमेंट कराने से पहले जो उसका सेल था वो था 140 डजन। मीन्स ये एडवर्टीजमेंट के पहले का है। आफ्टर द कंपेन मतलब एडवर्टीजमेंट के बाद
क्या हुआ कि 26 शॉप का क्या किया गया, सैंपल लिया गया और उनका एवरेज निकाला गया, तो कितना मिला 147 डजन। मतलब कि शुरू में जो था वो कितना था आपका 140, फिर एडवर्टीजमेंट के बाद कितना हुआ 147, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैंपल का था कितना 16। अब बोला गया है डू यू कंसीडर दैट द एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज इफेक्टिव, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट कराया गया वो इफेक्टिव है। अब इसको बताने के लिए आपको क्या करना है, यूज स्टूडेंट टी टेस्ट आइदर 5% और 1% लेवल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस चीज़ को बताने के लिए 5% या 1% पे क्या करना है, आपको ये करना है। अब देखिएगा नीचे टेबल वैल्यू दी गई है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 21, 22, 23, 24, 25 पे अलग अलग यहाँ पे नंबर पे अलग अलग कंडीशन पे आपका यहाँ पे जो है टी की वैल्यू 5% और 1% पे दिया गया है। तो हमने ये 5%, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमने क्या फार्मूला दिया था, n-1 मीन्स यहाँ पे n जो है आपका 26 है। तो अगर हम 26 में से यहाँ पे अगर हम 26 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा 25। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमको वैल्यू लेनी है इसी पे लेनी है, जो यहाँ पे 2.060 और 2.787, यहाँ पे गलती से ये टाइप हो गया है, आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। यहाँ पे है 2.060, ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे जो 1 हुआ है इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पे 2.060 रहेगा, और जो 1% पे है ये नीचे वैल्यू दी गई। तो इसको टेस्ट करने की बात आती है, तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, तो आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि एक शॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि क्या है, एक पार्टिकुलर ब्रांड बनाती है और उसकी जो सेलिंग होता है वो रिटेल, बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर हैं उनके थ्रू होता है, और जो सेल का एवरेज लिया गया तो कितना आया 140। ये जो एवरेज सेल लिया गया है कब का है, कंपनी ने जब किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं की थी उसके पहले उसका जो एवरेज सेल था कितना था 140। फिर बाद में क्या हुआ, कंपनी ने हैवी एडवर्टीजमेंट करवाया, और हैवी एडवर्टीजमेंट के बाद उन्होंने क्या किया कि 26 जो 26 शॉप है रिटेल शॉप उस उनके यहाँ से डेटा लिए और देखा कि ये एवरेज इंक्रीज करके 147 मीन्स जो एडवर्टीजमेंट नहीं कराया गया था तो उस कंपनी का जो एवरेज सेल था मीन्स पूरी मैन्युफैक्चरर कंपनी ने कितना अपना एवरेज सेल निकाला 140। फिर एक एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइज की गई और हैवी एडवर्टीजमेंट के बाद फिर से 26 रिटेल, ये देखिए जो डेटा है ये कंपनी का है, ये डेटा जो है कंपनी जो बनाती थी शॉप उसका है, और ये जो ये फिर उसके बाद 26 जो रिटेलर थे जो किस बेच रहे थे उनसे जो डेटा लिया गया तो वो कितना उसका सेल कितना हो गया 147। अब आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि जो एडवर्टीजमेंट कराया गया वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसके इफेक्टिवनेस की हम जो टेस्ट करते हैं वो उसमें सवाल में लिखा भी गया है कि आपको टी टेस्ट के थ्रू करना है और 5% या तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है। और नीचे आपने देखा भी कि टेबल भी दिया हुआ था जो कि टेबल से आपकी वैल्यू को भी क्या एक्सट्रैक्ट करना था। तो हम आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टेबल से कैसे वैल्यू निकालेंगे और उसके फुल टेबल से भी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो ये जो एनालिटिकल टेबल में जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे तभी ये क्वेश्चन लगा पाना पॉसिबल है। अगर वो वैल्यू नहीं दी गई है तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा टेबल की जो वैल्यू है वो आपके सामने दी रहेगी। अब आपको पहचानना पड़ेगा 2-3 वैल्यू में से कि किस पे होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो प्रोसेस देखिए इसका क्या है, वही पुराने क्वेश्चन के जो प्रोसेस होते थे। प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, पहला स्टेप आपका क्या आएगा, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन इज दैट एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव और नॉट, मीन्स जो एडवर्टीजमेंट की कंपेनिंग की गई थी वो इफेक्टिव है कि नहीं है। प्रॉब्लम इन क्वेश्चन यही है आपका। तो पहला स्टेप तो आपका यही होता था। सेकेंड स्टेप क्या होता था, हाइपोथेसिस यूज्ड। तो अब यहाँ पे देखिए जब हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस में आप कौन सा हाइपोथेसिस यूज करेंगे, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस आपका क्या बोलता है, नल हाइपोथेसिस यही ना बोलता है कि जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल का मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मीन जो अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, कोई डिफरेंस होने का नहीं होने का मतलब क्या है
कि एडवर्टीजमेंट कराने से पहले का जो आपका रिजल्ट था वो क्या था, पॉपुलेशन का, और एडवर्टीजमेंट के बाद का जो रिजल्ट आया वो किसका है, सैंपल का। कोई डिफरेंस ना होने का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट कराने से पहले जो सेल्स की कंडीशन थी, एडवर्टीजमेंट के बाद भी वही सेल्स की कंडीशन है, किसी भी तरीके का चेंजेस उसमें नहीं हुआ है। तो आप बेसिक रूप से आप यही नल हाइपोथेसिस में क्या बोलोगे कि द एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग इज नॉट इफेक्टिव, मतलब जो एडवर्टीजमेंट कराया गया है वो इफेक्टिव नहीं है, मीन्स एडवर्टीजमेंट का कोई प्रॉपर रिजल्ट सामने नहीं आया। तो नल हाइपोथेसिस में आप यही बोलोगे कि एडवर्टीजमेंट इज नॉट इफेक्टिव। और आगे आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पॉपुलेशन, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो ये आप अभी बेस मान के चल रहे हो, क्योंकि नल हाइपोथेसिस यही ना बताता है कि दोनों डेटा में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। तो वही बात हो गई कि एडवर्टीजमेंट कराने से पहले का जो डेटा था और एडवर्टीजमेंट कराने के पहले बाद का जो डेटा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ना होने का मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट कराया गया वो भी इफेक्टिव नहीं है। आप इस तरीके से नल हाइपोथेसिस को आप क्रिएट करोगे, जो क्वेश्चन में डेटा है उसी डेटा को देखकर। तो आप नॉर्मली नल हाइपोथेसिस में यही लिख दीजिएगा कि एडवर्टीजमेंट इज नॉट इफेक्टिव। अब इसके बाद जो आपके थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा थर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट n-1 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, आपका जो टेबल वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी। तो देखिए एन में आपका क्या था, 26 शॉप का डेटा लिया गया था, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 25। तो ये वैल्यू आपके टेबल में ही दी हुई थी। तो टेबल में ये जो वैल्यू आपकी दी हुई थी 5% में कितना था, 2.060 ये था टेबल में। अभी हम आपको क्वेश्चन के एंड में टेबल पे वापस से रिवर्स लेके चलेंगे, इस वैल्यू को दिखाएंगे, और जो फुल एनालिटिकल टेबल है उसमें भी ये वैल्यू कैसे आई वो दिखाएंगे। तो ये n-1 जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ये कैसे देखिए आया, तो ये 26 टोटल शॉप था और ये 1 इसमें से हम माइनस किए तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया 25। तो इस पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका कि यहाँ पे 26 माइनस 1 जो 25 हो गया कॉन्फिडेंस लेवल। इस पे जो 5% टेबल से ये वैल्यू निकाली गई है 2.060। अब सेकेंड, इसके बाद ये तो पहला नंबर था, और सेकेंड नंबर जो इसमें लिखा गया था या तो आप 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल सेम रहेगा क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एट 26 माइनस 1 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो 1% की वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी, और ये वैल्यू कितने है 2.575 ये वैल्यू आपका आएगा, सॉरी 2.787 ये वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में जो टेबल दिया गया था उस टेबल से आइडेंटिफाई करना था। टेबल में और भी वैल्यू दी गई थी लेकिन 25 को ही हमने क्यों निकाला, क्योंकि 26 जो है सैंपल की साइज है, उसमें से 1 माइनस करने के बाद 25 आया है। इसीलिए जो लेवल ऑफ यहाँ पे सिग्निफिकेंस है तो कॉन्फिडेंस लेवल्स पे हमने क्या किया, ये वैल्यू निकाला 25 पे कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर में जब बात करते हैं डेटा और लेवल की, तो देखिए डेटा यहाँ पे क्या क्या था। सबसे पहले तो बात करें तो सैंपल जो था वो 26, बाद में जब सर्वे के बाद मीन्स एडवर्टीजमेंट के बाद जो सैंपल लिया गया 26 शॉप का लिया गया, और जो पॉपुलेशन मीन था, पॉपुलेशन मीन मीन्स एडवर्टीजमेंट के पहले का जो था वो कितना था 140, मीन्स जो मोमेंटम की वैल्यू है कितनी है 140। फिर जो सैंपल मीन है आपका, सैंपल मीन वहां पे भी वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में कि एडवर्टीजमेंट के बाद 147 एवरेज सेल हो गया 26 का। तो अब इसके बाद भी हाँ ये डेटा आपके पास अवेलेबल थे, और कुछ क्वेश्चन में ये भी डेटा दिए हुए थे, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो कितना था 60। इतने वैल्यू आपके क्वेश्चन में अवेलेबल थे। तो आइए इसी से हम टेस्ट करते हैं। तो डेटा अवेलेबल के बाद क्या आता है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया गया है तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना यहाँ पे नहीं करना होगा, क्योंकि आप लिख सकते हो कि वहां पे ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 16 यहाँ पे दी हुई है वैल्यू। तो उसके बाद हमारा जो टी की वैल्यू आती है,
हाँ तो देखिए इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या बोला कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसके बाद जब 6 नंबर पे आते हैं टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या तो इसको आप टी टेस्ट भी क्या करते हो बोल सकते हो। तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हमने आपको फार्मूला लिखवाया था कि पॉपुलेशन मीन में से मोमेंटम मीन्स सॉरी सैंपल मीन में से पॉपुलेशन मीन को माइनस करिए। और इसके लिए हमने देखिए दो फार्मूले लिखवाए थे कि जब क्वेश्चन में दिए हो और जब स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में ही दिया गया हो, या तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में नहीं देता था तो आप उसको अलग से क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया है तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता था कि जो आपका केवल एन होता था उसी के आगे n-1 भी लिख दिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए n-1 हो गया है। तो अब वैल्यू जो थी डेटा अवेलेबल, तो उसमें हमने क्या देखा डेटा में, ये 147 था और जो पॉपुलेशन का मीन था वो 140 था, 16 था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और n की वैल्यू कितनी थी 26-1। तो देखिए 26-1, तो डेटा आपका तो बहुत आसान हो गया कि यहाँ पे 7 आ जाएगा 16 इंटू 5। तो अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आनी चाहिए इसमें, 2.15। देखिए ये 35 हो जाएगा आपका। 35 को अगर 16 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 बार में जाएगा पहले, फिर 3 बचेगा, तो फिर 1 बार में जाएगा, 40 बचेगा, तो 8 बार में जाएगा, फिर 7 बार में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 87। तो ये वैल्यू आपकी टी की आ गई। तो आपके देखिए टी की वैल्यू क्या है 2.187। अब ये वैल्यू आ गया। और कॉन्फिडेंस लेवल पे अगर आप मैच कराएं तो आपने क्या क्या वैल्यू लिखा था, दो वैल्यू आपने लिखा था उसमें, 5% में 2.060 और 1% में 2.787। ये देखिए 5% पे था और ये 1% पे। तो 6 के बाद 7 पे जब हम कंक्लूजन पे आते हैं, या तो इंटरप्रिटेशन पे भी आप बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज 2.187 एंड इट इज मोर देन 2.060 at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 25 कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स n-1। सो आवर हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगा। मतलब हमारा हाइपोथेसिस हमने क्या दिया था कि यहाँ पे पॉपुलेशन में और एडवर्टीजमेंट के पहले का सेल और एडवर्टीजमेंट के बाद के सेल में कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। अगर सीधा सीधा हम बोले तो एडवर्टीजमेंट का कोई भी प्रभाव सेलिंग पे नहीं पड़ी है। तो वो हमारा हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब कि हमने लिखा था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो रिजेक्ट होने का मतलब कि प्रभाव उस पर पड़ा है। तो देखिए जो प्रभाव इफेक्टिवनेस रहा है एडवर्टीजमेंट का वो किस पे आपका शो किया जा रहा है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। मतलब जो हमने हाइपोथेसिस दिया था कि कोई भी प्रभाव एडवर्टीजमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है सेल पे, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम देखें तो हमारे जो एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट है वो पड़ा हुआ है सेल पे, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। जो हमारा हाइपोथेसिस में हमने ये बता रहे थे कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आते थे तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तब हम ये देखते हैं कि वास्तव में एडवर्टीजमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बारी बारी दोनों पे आप क्या इसको कंक्लूड करके आप डेटा को इंटरप्रिटेट कर दीजिएगा। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। हाँ तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा क्या लिखा है, अ रैंडम सैंपल वाज साइज ऑफ साइज 16 हैज 53 एज मीन एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन इज 150। कहने का मतलब कि एक सैंपल जो है जिसमें 16 यूनिट है उसका मीन कितना आया 53, और उसी सैंपल का इसके मीन से मीन्स जो x की वैल्यू है इसके टोटल को हमने क्या किया था n से डिवाइड किया था, तो हमारा मीन आया था। तो अब ये जो मीन आया है x में से हमने क्या किया है कि x में से बारी बारी से डिवीजन लिया है, मीन्स इसको हम d² भी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, ये किससे लिया गया है मीन से, इज 150, मीन्स इसी के स्क्वायर की बात की जा रही है। तो कितना है 150। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। अब बोला जा रहा है कि क्या ये माना जा सकता है कि ये जो 16 यूनिट का सैंपल लिया गया है वो उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिस पॉपुलेशन का मीन कितना है 56। और इसके लिए आपको क्या और आगे भी क्वेश्चन को ऐड किया, ऑब्टेन 95% या 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। अब देखिए कॉन्फिडेंस लिमिट के बारे में हम अभी आपको फार्मूले जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको हम आखिरी में बताएंगे कि कॉन्फिडेंस लिमिट कैसे सेट किया जाता
है। तो आइए चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशन हमारा सैंपल है, ये जो हमारा सैंपल है 16 यूनिट का, ये क्या इसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 56 है, या तो इसके बाहर से लिया गया है। और जो मीन हमारा है वो पॉपुलेशन का किसके किस नंबर के बीच में आता है, बारी बारी से इसको देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज हम करें उससे पहले देखिए लास्ट में हम क्या देखें कि यहाँ पे लिमिटेशन की बात आई थी कि कॉन्फिडेंस का लिमिटेशन क्या रहेगा। तो लिमिटेशन के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला जो था आपका क्या था, जो लिमिटेशन का फार्मूला होता है वो होता है मीन प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। यहाँ पे टी की वैल्यू अगर 0.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये रहेगा। अगर बात होती है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप लिमिटेशन नहीं सेट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो वैल्यू मीन की है ना उसमें से ये वैल्यू को क्या करना है आपको, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। मतलब पहले माइनस करके लिख दीजिएगा फिर एक बार प्लस करके लिख दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा लिमिटेशन। कहने का मतलब कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना। तो आइए एक बार क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ तो देखिए हमने क्वेश्चन में क्या देखा, 16 यूनिट का एक सैंपल लिया गया और इसका जो मीन था कितना आया 53। और ये जो मीन्स है, मीन्स एक्स का जो डिविजन लिया गया मीन से, इसके स्क्वायर का, इसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्स से डिविजन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं डी स्क्वायर। इसके स्क्वायर का टोटल भी क्वेश्चन में दिया है 150। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि क्या ये जो सैंपल लिए गए हैं 16, ये जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ये जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं क्या वो उस पॉपुलेशन का जो मीन है वो 56 है। अब देखिए यही आपको बताना है यहाँ पे कि 16 यूनिट का के सैंपल का मीन आया 53 और इस मीन से जो यूनिट में जो एक्स की वैल्यू हमने 16 नंबर लिए हुए थे उसमें से मीन को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर कितना आया 150। अब आपको ये बताना है कि ये जो 16 यूनिट लिए गए हैं जिस सैंपल से, उस सैंपल का मीन 56 है, उसी से लिए गए हैं कि किसी दूसरे से लिए गए हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो बेसिक रूप से आपके पुराने स्टेप ही वही फॉलो होंगे। जो आपका पहले वाला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन। तो आप प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन इज दैट अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन विच हैव मीन 56। मतलब कि सैंपल जो है उसी पॉपुलेशन से लिया गया जिसका मीन 56 है कि नहीं। और लेवल ऑफ, जब फिर सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं हाइपोथेसिस यूज, तो यहाँ पे भी आपका नल हाइपोथेसिस ही यूज होगा। और नल हाइपोथेसिस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो नल हाइपोथेसिस ही यूज होगा और नल हाइपोथेसिस में यही रहेगा कि हाँ ये जो सैंपल हमारा है वो किससे लिया गया है, पॉपुलेशन के मीन से ही लिया गया है। क्योंकि हम यही ना बोलते हैं कि पॉपुलेशन के मीन में और सैंपल के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ना होने का मतलब क्या, वही से लिए गए हैं। तो ये दो स्टेप आपका हम जो है इसको छोड़ देते हैं। आप पिछले वीडियो की तरह इसको भी बना के पिछले क्वेश्चन में जैसा बताए थे उसी तरीके से आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा। नॉर्मली नल हाइपोथेसिस में क्या रहेगा कि यह सैंपल इज टेकन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन विच मीन्स इज 56। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर पे आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस। तो वहां पे देखिए सिग्निफिकेंस का लेवल नहीं दिया है लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल दिया है 95% और 99%। तो आप इससे समझ सकते हो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है। और जब हम टेबल में से कॉन्फिडेंस की वैल्यू निकालेंगे तो n-1 दोनों के लिए रहेगा। दोनों के लिए कितना रहेगा n-1। तो आइए हम डायरेक्ट आते हैं डेटा क्या क्या अवेलेबल है उस पर हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है। शुरू के 3 स्टेप आप खुद कर लीजिएगा इसको। डेटा अवेलेबल, तो देखिए डेटा हमारे पास क्या अवेलेबल है। पहले n की वैल्यू देखें तो 16 है और सैंपल के मीन की वैल्यू देखें तो 53 है और पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू देखें और इसके स्टैंडर्ड जब
समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 150 है, और जो पॉपुलेशन का मीन है वो कितना है 56। अब यही आपको ये डेटा इतने आपके पास अवेलेबल है। अब फिफ्थ नंबर पे जब हम आते हैं तो जब टी की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि टी की वैल्यू में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उसमें कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में सबसे पहले हम किस चीज की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो देखिए इसमें भी हमें दो बातें देखे थे कि अगर डेविएशन किससे लिया गया है, मीन से लिया गया है तो अलग फार्मूला होता था। अगर वही डेविएशन क्या एज्यूम मीन, एज्यूम मीन का कहने का मतलब क्या है कि हमारा मीन डेसिमल में आया था, हमने अपने से एक नंबर मान लिया कि यही मीन के नियर है, उसी से हमने डेविएशन लिया तो उसके लिए अलग फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है वो सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला गया था कि डेविएशन इज टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, कि मतलब जो डेविएशन है वो किससे लिया गया है, एक्चुअल मीन से लिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल मीन से लिया गया है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा वो आपका क्या होगा, समेशन डी स्क्वायर एन माइनस 1, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, डी की वैल्यू कितनी है 150 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ पे देखिए 16 टोटल यहाँ पे है एन और यहाँ पे 1 कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई 50, ये वैल्यू आपका आता है। मीन्स अंडर रूट आपका वैल्यू कितने आने की चांसेस है 10, 10 में जो अंडर रूट आया 10 का अंडर रूट आप निकाल लीजिएगा, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए यहाँ पे। देखिए 10 का कैसे निकलेगा, निकाल के देख लेते हैं। थ्री पॉइंट वन इसी के नियर अबाउट आएगा। तो आगे हम बिना इस पे ज्यादा समय गवाए आगे बढ़ते हैं। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम चल गया कि क्या है। अब हम टी की वैल्यू निकालते हैं, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स या तो इसको टी टेस्ट भी हम क्या करते हैं बोलते हैं। तो टी की वैल्यू के लिए फार्मूला आपने क्या लिखा था, पॉपुलेशन सैंपल मीन में से आपको पॉपुलेशन मीन को माइनस करना है मॉड में रख के वैल्यू, उसमें से आपको एन स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना और अंडर रूट क्या कर देना एन, ये आपका वैल्यू था। देखिए यहाँ पे एन माइनस 1 कब होता था, जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसमें क्वेश्चन में दिया होता था तब, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, हमने इसको खुद कैलकुलेट किया है, इसीलिए ये वैल्यू हमने क्या रखा है एस। देखिए यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, मेन की वैल्यू क्वेश्चन है हमें यहाँ कितना दिया है 53, पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू कितनी है 56। देखिए यहाँ से ये दोनों वैल्यू लिए गए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, हमारा कितना आया 3.162 और एन की वैल्यू अंडर रूट कितनी है 60। इसको सॉल्व करने में देखिए क्या आएगा, ये 3 आएगा आपका, ये 3.162 आएगा और ये अंडर रूट के बाहर कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 4। मीन्स यहाँ पे 12 को डिवाइड करना है 3.162, तो आपका वैल्यू जो है देखिए आपका 3.795 समथिंग आना चाहिए। तो अब देखिए ये वैल्यू हमारा आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो 3.795 आया है, जब हम 7th नंबर पे कंक्लूजन में जाएंगे, कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन आप इसको लिख सकते हो, तो हम इसकी वैल्यू को किससे कंपेरिजन करेंगे, टेबल की वैल्यू से। तो यहाँ पे जब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात हम करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 मीन्स 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी आनी चाहिए, ये टेबल से आपको निकाला जाएगा। तो आइए, और इसी में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो भी कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो जाएगा आपका 15। तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, इसको हम टेबल से देखते हैं। तो आइए एक बार टेबल को देखते हैं। हाँ तो देखिए ये जो टेबल आप देख रहे हैं यही है आपका स्टूडेंट टेबल, टी टेबल। यहाँ पे वैल्यू देखिए लिखी भी हुई है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखिए जो यहाँ पे है ये लाइन जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको नीचे देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको यहाँ पे 120 तक की वैल्यू दी गई है, चूँकि आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 30 या तो 29 तक ही वैल्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि एन मैक्सिमम कितना होगा आपका, एन की वैल्यू मैक्सिमम 30 होगी, उसमें भी अगर आप 1 माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा 29। तो यहाँ तक की वैल्यू आपको याद रखना मस्ट है।
तो इसके ऊपर तक की सारी वैल्यू, या तो आपके टेबल में क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें आपको इतना सारे वैल्यू याद करना इम्पॉसिबल है, मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 5% और 1%, तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल निकालने का यहाँ पे भी हमने फार्मूला भी देखिए लिख दिया है। n-1 मीन्स यहाँ पे 10 में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू जो बचेगी 9। तो सेम उसी तरीके से अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो हमारे क्वेश्चन में जो n की वैल्यू थी कितनी थी, 16 थी। अब 16 में से भी अगर 1 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना आएगा, 15। मतलब कि जो 15 है हमारा ये कॉन्फिडेंस लिमिट हमको मिल गया, यहाँ पे वैल्यू हमारा 15। अब ये जो 15 हमारी वैल्यू आई है इसमें हमको किस में देखना है, 5% और 1%। तो देखिए 5% यहाँ पे है आपका 5% की बात अगर की जाए तो 5% आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, 5% ये है और ये कितना है 1%। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम इसी में कॉन्फिडेंस लिमिट पे इसके नीचे अगर हम देखते हैं, इसके नीचे जो है तो हम किस में देखेंगे, 15 में देखेंगे कि 15 में क्या वैल्यू आया है। तो देखिए 15 में जो एक वैल्यू है कितना है 2.131 और जो 1% की वैल्यू है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 2.947। तो ये टेबल से हमको वैल्यू मिल गया। अब इसी को हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन के पर्पज से यूज कर सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो आइए वापस से हम बैक चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए हमने क्या देखा टेबल में कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल 15 पे कितना आया था 2.131 और 1% पे कितना आया था 2.947। तो देखिए ये दो वैल्यू आपके आए। तो देखिए अगर चाहे हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें चाहे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, किसी पे भी हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे टी की वैल्यू है वो ये टेबल के वैल्यू से क्या है अधिक हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज 3.795, इट इज मोर देन our 5% and 1% level of significance at 15 confidence level 2.131 and 2.947, so our hypothesis is rejected। तो हमने हाइपोथेसिस क्या दिया था, हाइपोथेसिस देखिए फाइनली रिजेक्ट हो गया है। और हमने हाइपोथेसिस दिया क्या था कि हमने हाइपोथेसिस में ये बोला था कि ये जो हमारा सैंपल लिया गया है, ये 16 यूनिट का सैंपल लिया गया है, वो किससे लिया गया है, उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन कितना है 56। तो ये हमारी बात क्या हुई, रिजेक्ट हो गई। तो मीन्स ये जो सैंपल लिया गया है वो 56 वाले पॉपुलेशन से नहीं लिया गया है। क्वेश्चन में आगे एक और वर्ड पूछा गया था कि 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 99% लेवल ऑफ 95% कॉन्फिडेंस लेवल और 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप पॉपुलेशन मीन का लिमिट डिसाइड करिए। ये जो हमारा मीन 56 आया है ना, वो मीन कितने कितने के बीच में होता है कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यही लिमिट आपको बताता है। तो आइए लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट की टेस्ट कैसे करेंगे। तो देखिए कॉन्फिडेंस लिमिट को सेट करने से पहले हम जो शॉर्ट में डेटा है अपना यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर पॉपुलेशन मीन, लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन, मतलब कि अगर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट की बात करें तो पॉपुलेशन मीन कितना होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए लिमिटेशन डिसाइड करने के लिए यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी थी आपकी, सैंपल के मीन की वैल्यू 53 थी और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो कितनी है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 3.162 और एन की वैल्यू कितनी है 16 अंडर रूट और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जो 5% पे आपका आया था टी की वैल्यू 2.131 मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो 53 में क्या करना है आपको 3.162 को डिवाइड करना है 4 से और मल्टीप्लाई करना है 2.131 से। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 53 प्लस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो इतने की वैल्यू है आपकी आएगी। हाँ तो देखिए इसके सॉल्व करने की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1.685। तो 1.685 तो इसका कहने का मतलब कि एक बार आपको इसमें माइनस करके देखना है और एक बार प्लस करके देखना है, मतलब 53 में से माइनस करना है 1.685। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आपकी आएगी 51.3152। अब एक बार इसी को प्लस करके देख लेना है 54.685। तो अगर इसके 51.315 और 54.685 के बीच में अगर हमारा पॉपुलेशन का मीन होता
तो हमारा माना जाता है कि ये जो सैंपल लिया गया है 53 इसी में से लिया गया है, लेकिन वैल्यू कितनी थी 56, मतलब मिनिमम लिमिट आपका 51.315 और मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया 54.685। इसके बीच में ही आपका मीन होना चाहिए। अगर ऐसे ही 95 की जगह अगर हम 99% की बात करें तो हमारा फार्मूला सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे देखना है कि कैलकुलेशन बदल जाएगा। कैलकुलेशन बदल जाएगा, तो इस पे भी आप करके ऐसे ही प्लस माइनस करके लिमिट को आप देख लीजिएगा क्या लिमिट आएगा। तो जब भी लिमिट सेट करने की बात आए तो आप इस फार्मूले पे लिमिट कर सकते हो। ये लिमिट ये बताता है कि पॉपुलेशन की मीन, मतलब ये जो 53 सैंपल का जो मीन लिया गया है वो उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसकी मीन मिनिमम आपका हो सकता है 51.315 और मैक्सिमम हो सकता है 54.685, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। इस पे आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपने से सॉल्व कर लोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप वो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो, उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।